तो हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोडक्ट क्लासेस में। और मैं गोविंद सर, आप सभी बच्चों का साइंस का टीचर। हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो साइंस का ख़त्म कर चुके थे। और साइंस का जो आखिरी टॉपिक था वो था मैनुअर और फर्टिलाइज़र, ये भी ख़त्म कर चुके थे। बस जानना क्या था कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो अलग कैसे है एक दूसरे से, इस चीज़ को हम लोग समझ लें। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर इससे पहले वाले टॉपिक को नहीं पढ़े तो उसे पढ़ लीजिए, ताकि आप सभी को आगे जो पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है टॉपिक कि डिफरेंस बिटवीन मैनुअर और फर्टिलाइजर। ये क्या चीज़ है? कहा जाता है कि अ फर्टिलाइजर इज अ केमिकल कंपाउंड। फर्टिलाइजर एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है? केमिकल कंपाउंड है। एक बार ध्यान से सुनिए कि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसे केमिकल से बनाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? केमिकल कंपाउंड। अब है मैनुअर इज नेचुरल सब्सटेंस। और मैनुअर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, क्योंकि ये चीज़ जो पैदा होता है मैनुअर, वो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल या एनिमल या डेड मैटर से होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए ये क्या कहता है, फर्टिलाइजर्स क्या कहता है कि फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री में किया जाता है। आगे देखिए तो कहा जाता है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। ये क्या प्रोवाइड नहीं करता है? ये सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। अब ह्यूमस क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी लिखा है इट प्रोवाइड लोट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये प्रोवाइड करता है ह्यूमस। ये जो मैनुअर होता है ये सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। उससे पहले देखिए कि मैनुअर को क्रिएट कैसे किया जाता है। मैनुअर इज प्रिपेयर्ड बाय decomposition of animal. Manure is prepared by decomposition of animal and plant wastes in the plant. अब क्या कह रहा है कि जो मैनुअर है वो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स के डिकम्पोज होने के बाद प्रिपेयर किया जाता है, और प्लांट के वेस्ट मतलब प्लांट के जो वेस्ट मैटर है, वेस्ट मटेरियल है, उन सारी चीज़ों से इस मैनुअर को प्रोड्यूस किया जाता है। और डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स के मतलब जो एनिमल खराब हो चुके हैं, सड़ गए हैं, मर गए हैं, बेकार हो गए हैं, उन सारी चीज़ों से ये मैनुअर बनकर तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे ह्यूमस। क्या बता रहे थे? ह्यूमस। अब ये क्या चीज़ है? ह्यूमस क्या है? आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए ह्यूमस होता है डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर वेस्ट मटेरियल। मैटर भी लिख सकते हैं, वेस्ट मैटर। ह्यूमस क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड वेस्ट मैटर। कोई भी जानवर का डिकम्पोजिशन हो चुका है, किसी भी प्लांट का डिकम्पोजिशन या वो खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, या कोई अदर वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज हो चुके हैं, उन सारी चीज़ों से मिलकर ह्यूमस क्रिएट होता है। और ह्यूमस ही इसमें मैनुअर के रूप में पाया जाता है। और ये जो होता है मैनुअर, ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, लोट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है हमारे सॉइल में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं भी कभी भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए ये फर्टिलाइजर्स क्या कहता है कि दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कह रहा है कि ये रिलेटिवली लेस रिच होता है। लेस रिच कहने के मतलब कि ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में, या कह सकते हैं कि उसे जितना चाहिए होता है उतना हम लोग देकर बंद कर देते हैं। वही चीज़ कहा जा रहा है कि दे आर रिलेटिवली लेस इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। ये रिलेटिवली लेस रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, हम लोग का यहाँ पे टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब जो न्यू टॉपिक आता है उस चीज़ का नाम है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता क्या? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी क्रॉप्स लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो उनमें पानी डालना कंपलसरी होता है। पानी नहीं डालेंगे तो कोई भी प्लांट्स क्या होता है, सूख जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके घर में कोई भी प्लांट लगता है या कोई लगाता है तो रोज़ पानी डालते हैं, रोज़ पानी उस पौधे को देते हैं। अब बिना उसके क्या पौधा ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है? क्या उसके पास कोई भी लाइफ लाइन बची होगी? नहीं, क्योंकि उसे मेन चीज़ ही नहीं मिल रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर। इसलिए इरिगेशन को भी हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए क्या होता है कि ऑल द क्रॉप प्लांट नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। कहा जाता है कि कोई भी प्लांट हो, उस चीज का, किसी भी क्रॉप्स को या कह सकते हैं प्लांट को पानी चाहिए ही होता है। अगर पानी नहीं देंगे तो वो ना ही ग्रो हो पाएगा, ना ही वो मेंटेन हो पाएगा, और ना ही वो जीवित रह पाएगा, मतलब जिंदा रहेगा। कहने का मतलब कि किसी भी दुनिया का कोई भी प्लांट हो, उस सारे प्लांट को पानी चाहिए ही होता है। जैसे हम एनिमल हैं, हम इंसान हैं, या कोई भी एनिमल की बात हो, या कोई भी ह्यूमन की बात हो, या कोई भी प्लांट की बात हो, वो सबको पानी नीड होता है, सबको पानी चाहिए होता है। हम ही को देख लो, हम लोग अगर पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हम लोग पानी बिना मर जाएंगे, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही प्लांट या कोई भी लिविंग थिंग्स की बात हो, उन्हें पानी चाहिए ही होता है। क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए ही होता है, ताकि उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सके और हमारा प्यास भी बुझ जाए। आगे देखिए क्या होता है कि लाइक एनिमल्स प्लांट्स आल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। कहा जा रहा है कि एनिमल्स को ले लीजिए या प्लांट को ले लीजिए, वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल में बताया गया है, जो हमने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप अगर अपने घर में कोई भी पौधा लगाते हो और रोज़ वाटरिंग कर रहे हैं, अगर वाटरिंग करना बंद कर दिए, अगर उसे पानी देना बंद कर दिए, तो आपके घर का पौधा का क्या हाल होगा? सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, या हो सकता है मर जाएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। अब बताइए, वाटर जो होता है प्लांट के किस चीज से एब्जॉर्ब किया जाता है? वो है रूट्स। क्या है? रूट्स। ये कहा जा रहा है, देखिए बताते हैं। ये प्लांट है, ये इसको रूट्स है, ये क्या है? इसके रूट्स है, और ये प्लांट है। ये प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा? पानी कहाँ से मिलेगा? रूट से मिलेगा। किससे? रूट से ही मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि जो भी प्लांट्स होंगे वो रूट से ही पानी एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से ही पानी अपने अंदर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए कहा जा रहा है along with water, minerals and fertilizers are also absorbed by crop. Plant contain nearly 90% water. क्या कहा जा रहा है कि along with water, mineral and fertilizers are also absorbed by the crops. ये जितने भी चीज़ है, वाटर, मिनरल और फर्टिलाइजर्स, ये सारे चीज़ें क्रॉप्स एब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीज़ें क्रॉप्स अपने अंदर लेता है। और कहा जा रहा है कि कोई भी क्रॉप्स हो या प्लांट्स हो, उसको नियरली 90% वाटर चाहिए होता है। कितना परसेंट? 90%। कोई भी प्लांट हो या क्रॉप्स हो, उसको नियरली का मतलब कि वहाँ के आसपास 90 से ज़्यादा भी चाहिए होता है और 90 के से कम भी चाहिए होता है। तो नियरली 90%
नियरली 90% कोई भी क्रॉप्स या प्लांट को पानी चाहिए ही होता है। कितना परसेंट चाहिए होता है पानी? 90%। 90%। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे और भी इरिगेशन के बारे में बहुत अधिक डेप में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है इरिगेशन, कैसे होता है, किस तरह किया जाता है। देखिए कि वाटर फ्रॉम द सॉइल इज लॉस्ट कॉन्स्टेंटली बाय इवोपोरेशन एंड परकोलेशन टू लोअर डेप्थ्स ऑफ द ग्राउंड। क्या कहा जा रहा है कि सॉइल में से सॉइल में पानी हम लोग डालते हैं, वो गायब होते रहता है, कंस्टेंटली गायब होते रहता है। और किस तरह गायब होता है? वो गायब होता है दो तरीका से, या तो वो इवोपोरेट होके गायब हो जाएगा या परकोलेशन होकर। ये क्या है भाई? परकोलेशन क्या है? समझिए परकोलेशन क्या है कि हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में पानी डालते हैं और मिट्टी के सतह पे मान लीजिए पानी रुकता है। क्या होता है? पानी रुकता है, लेकिन वो पानी क्या होते रहता है कि धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जाता है, डेप्थ में जाते रहता है, डेप्थ में जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। कोई दिक्कत? एक ऐसा वक्त आता है कि वो पानी हमारे पौधों के पहुंच से बाहर हो जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि मिट्टी में से पानी या तो इवोपोरेट होके कंस्टेंटली लॉस्ट होते रहता है, या परकोलेशन होकर वो लॉस्ट होते रहता है। परकोलेशन वो भी सॉइल के डेप्थ में। कहाँ पे? सॉइल के डेप्थ में, और कहीं नहीं। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए कहा जा रहा है, आगे क्या है? आगे बताया जा रहा है कि इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट्स इन द फील्ड्स पेरियोडिकली। देखिए क्या कहा जा रहा है कि यही कारण है कि हम लोग को रोज रोज पौधों में पानी देना चाहिए, ताकि उनको पानी जो मिले वो हर वक्त समय से मिलते रहे। देखिए हम बताना ये चाह रहे हैं, अगर हम ही लोग को देख लिया जाए कि हम लोग का जो पानी होता है, या तो पानी पीने के बाद यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है या स्वीट्स के रूप में बाहर आ जाता है। हाँ कि ना? बिल्कुल। और कुछ पानी बचते हैं तो वो एनर्जी के रूप में मिनरल्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, एनर्जी के रूप में हमारे अंदर छुपा रहता है। और जैसे ही हम लोग का जो पानी है, पिया हुआ पानी है, लॉस्ट होते रहेगा, हर वक्त ख़त्म होते रहेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल वही चीज़ है, सेम इनके साथ वही होता है कि हम लोग पानी देते हैं मिट्टी को, पौधों को नहीं। मिट्टी को पानी देते हैं और मिट्टी में से जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और मिट्टी में से पानी लॉस होने लगे, इवोपोरेट होकर, परकोलेशन होकर, तो क्या होगा? हम लोग का पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसे प्रॉपर पानी पी लेगा नहीं। उसी तरह बता रहे हैं कि जो पानी है हम लोग को हर वक्त हर समय देना चाहिए। पौधों को पानी में, मिट्टी में पानी डालना चाहिए, ताकि पौधों को हर समय पानी अच्छे से प्रॉपर वे पे मिलती रहे। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। देखिए फिर से देखिएगा, ये आप लोग का डिफिनेशन है। देखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, क्या कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस होता है वाटर का सप्लाई करने वाला, और उस चीज को हम लोग कहते हैं इरिगेशन। देखिए एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स द फील्ड्स
इट्स कॉल्ड इरिगेशन। क्या कहा जाता है? इरिगेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो प्रोसेस होता है पानी का सप्लाई करने वाला हम लोग के क्रॉप्स प्लांट के ओर, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे देखिए क्या है कि इरिगेशन बिफोर प्लोइंग द फील्ड्स मेक द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू विच द प्लोइंग ऑफ द फील्ड्स बिकम इजियर। अब कहा जा रहा है कि अगर क्रॉप्स लगाने से पहले आप इरिगेशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, ताकि आप प्लोइंग कर सकते हैं, मिट्टी को टिलिंग कर सकते हैं। उस चीज़ से आप लोग का काम जो होता है वो इजी हो जाता है, इजियर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो वो चीज़ बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है? देखिए एक बार फिर से समझिए जर्मिनेशन कि हम लोग कोई भी सीड्स लगाते हैं मिट्टी में, कोई भी सीड्स लगाते हैं मिट्टी में तो एक ही बार नहीं ग्रो कर जाता है। उसको ग्रो करने के लिए पहले खुद को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, फिर उस सीड्स में से एक रूट्स निकल के आता है, रूट्स के बाद उस सीड्स में से रूट्स और शूट्स दोनों रहते हैं। फिर सीड्स का जो रूट्स होता है वो नीचे और शूट्स बाहर, उसके मिड लिप्स आएंगे। ये उस चीज़ का जर्मिनेशन, उस क्रॉप्स का जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। उसी तरह कहा जाए कि इरिगेशन बहुत नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। किसके लिए? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। अब आगे देखिए, दिस बिकॉम सीड्स डू नॉट ग्रो ड्राई सॉइल। कहा जा रहा है कि अगर सीड्स को ड्राई सॉइल पर लगाए हैं, भीगे हुए सॉइल पर, सूखे हुए मिट्टी में लगाए हैं, तो वहाँ पे वो सीड्स कभी भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसे चाहिए होता है प्रॉपर पानी, वाटर, इरिगेशन। नहीं देंगे इरिगेशन, वाटरिंग नहीं करेंगे, वाटर का सप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका सीड्स कभी भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी ग्रो नहीं करेगा। देखिए आगे क्या है जा रहा है कि इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, हेल्थी क्रॉप्स ग्रोथ सो एज टू गेट गुड हेल्थ। कहा जा रहा है कि हम लोग अगर इरिगेशन करते हैं तभी हम लोग का क्रॉप्स एक हेल्थी क्रॉप्स बनकर मिलेगा और हाई यील्ड में क्रॉप्स मिलेगा। हाई यील्ड तो बताए थे क्या होता है, तो उस चीज़ को हम लोग को ध्यान में देना चाहिए कि अगर इरिगेशन नहीं करेंगे तो हम लोग का क्रॉप्स हाई यील्ड में नहीं मिलेगा, हो सकता है हेल्थी क्रॉप्स भी ना होंगे। ठीक है, तो इरिगेशन करना बहुत कंपलसरी है हम लोग के क्रॉप प्रोडक्शन में। तो आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट बट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। द इरिगेशन वाटर डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। देखिए कहा जा रहा है कि हम लोग का इरिगेशन नेसेसरी, हम लोग का जो वाटर होता है, एक बात बताइए, वाटर कौन सा न्यूट्रिएंट्स देने वाला है प्लांट को? अगर वाटर ही न्यूट्रिएंट्स देता प्लांट को तो हम लोग को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही नहीं होती। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि वाटर जो होता है एक जरिया है, एक वे है, ताकि हम लोग न्यूट्रिएंट्स को, जो रूट्स में बचे हुए, जो रूट्स में न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइजर्स है, मिनरल्स है, उन चीज का एक सॉल्यूशन बना कर दे और उस चीज को रूट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचा सके। इसलिए वाटर कंपलसरी होता है इसमें। देखिए कहा जाए कि इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्बेशन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। ये क्या होता है कि इरिगेशन नेसेसरी है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्बेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट के एब्जॉर्बेशन के लिए। और इरिगेशन क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इरिगेशन के दौरान क्या होता है कि वाटर जो होता है वहाँ, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, वाटर जो होता है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। किसके साथ?
वो डिजोल्व होता है किसके साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ। किसके साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ। और वही न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट हो, जो सॉइल में प्रेजेंट हो, उस चीज़ का एक सॉल्यूशन बना कर देता है। फिर से देखिएगा, जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ डिसॉल्व होता है, घुल जाता है, मिल जाता है। और वो ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट हो, ना कि बाहरी कोई, जो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होता है उनके साथ ये वाटर डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बना कर देता है। क्या देता है, सॉल्यूशन बना कर देता है। और जो न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन, वही जो सॉल्यूशन की बात हो रही है, वही सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है वो रूट्स, जो क्रॉप्स लगा है उसके रूट्स, ताकि वो जो क्रॉप्स है वो ग्रो कर सके। क्या कर सके, ग्रो कर सके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए इसको एक बार आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। हो गया, हो गया होगा आई होप। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किस मिट्टी पे किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। देखिए कि ऑन द अदर हैंड क्ले सॉइल इज मच लेस permeable than sandy soil due to which it can retain water for the much longer time। क्या कहा जा रहा है कि जो क्ले सॉइल है वो क्या है, मच लेस permeable than sandy soil। कहा जा रहा है कि जो क्ले सॉइल उस चीज पे अगर इरिगेशन करते, उस सॉइल पे अगर इरिगेशन करते तो आपका पानी वहां पे ठहरा रहेगा। और सैंडी सॉइल की बात हो तो सैंडी सॉइल, बालू में पानी कौन डालने जाता है, वो लोग जानते हैं कि बालू में अगर पानी डालेंगे तो वहाँ पे पानी ठहरेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे, हाँ कि ना। वही चीज़ बताया जा रहा है। अब कुछ सॉइल्स दिए हैं, देखिए क्या होता है कि सैंडी सॉइल ये क्या करता है कि पानी को अधिक ही परकोलेशन करता है, पानी को अधिक अपने डेप्थ में लेने चल जाता है। देखिए जैसे कि सैंडी सॉइल में बहुत अधिक गैप होते हैं, और पानी हम लोग देते हैं तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है, डायरेक्ट नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम बताना चाह रहे हैं कि सैंडी सॉइल में पानी जल्दी कोई नहीं डालता है, इसलिए क्योंकि वो लोग जानते हैं कि पानी जो डालेंगे सैंडी सॉइल में वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। अब देखिए सिल्ट सॉइल में कुछ पानी ठहरे रहते हैं, कुछ देर तक ठहरे रहते हैं। क्ले सॉइल में बताया जा रहा है कि पानी अगर क्ले सॉइल पे देते हैं तो आपका पानी ज़्यादा देर तक, लॉन्गर टाइम तक ठहरा रहेगा। और वो बात हो लोमी सॉइल का, लोमी सॉइल तो पानी अगर उस पर देते हैं तो वो क्रॉप्स के लिए ही तो बना है, कोई दिक्कत। चलिए वो कुछ इशू आ गया था तो सॉरी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन द 3 फैक्टर्स। अब देखिए इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहने का मतलब वही होगा सेम कि वाटर रिक्वायरमेंट। अब किसी भी क्रॉप्स को अगर इरिगेशन या वाटर दे रहे हैं, अगर वाटरिंग कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। और वो फैक्टर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि फैक्टर क्या है। व्हाट इज फैक्टर्स, देखिए क्या कहा जाए कि नेचर ऑफ द क्रॉप्स। पहला जो फैक्टर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि क्रॉप्स का नेचर क्या है। इरिगेशन जो फर्स्ट फैक्टर होता है इरिगेशन का, वो डिपेंड करता है कि क्रॉप्स का नेचर कैसा है। नेचर कहने का मतलब कि क्या वो क्रॉप्स को अधिक पानी चाहिए, क्या किसी जो क्रॉप्स लगाए उसे कम पानी चाहिए, वो उतना ही पानी चाहिए जितना हम हर क्रॉप्स को देते हैं, या वो इस पर डिपेंड करता है कि वो क्रॉप्स का नेचर कैसा। कहने का मतलब कि वो क्रॉप्स क्या व्हीट का है, राइस का है, शुगर कैन का है, या अदर कोई क्रॉप्स है, इस पे डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर इरिगेशन का वो है कि नेचर ऑफ द क्रॉप्स। क्या है, नेचर ऑफ द क्रॉप्स। सेकेंड क्या है, नेचर ऑफ द सॉइल। अब सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल क्या, नेचर कहने का मतलब सॉइल का, क्या सॉइल को अधिक पानी चाहिए होता, क्या सॉइल को कम पानी चाहिए होता, या वो सॉइल एवरेज के लिए सही है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सॉइल है कैसा, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हमें ध्यान से देखना है वो है सीजन ऑफ कल्टीवेशन। क्या है, सीजन ऑफ कल्टीवेशन। क्या हम जो कल्टीवेशन करते हैं वो सीजन बेस पे है कि नहीं, वो सीजन के अलावा है, या सीजन से पहले कर रहे हैं या सीजन आने के बाद कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
चलिए अगला टॉपिक तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जो टॉपिक इसके बाद आने वाला है वो भी कुछ इरिगेशंस पे ही है, लेकिन हम उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी आपके वीडियो का इंतज़ार है, ताकि आपके साथ साथ वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी खुश रहिए, हमको भी खुश रखिए। थैंक यू। बाद में मिलते हैं।